मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। क्या हाल है भाई आप सभी के? आप सबके कमेंट एक एक करके पढ़े हैं मैंने। बड़ा अच्छा लगा कल की क्लास का रेस्पॉन्स। सच में मुझे ठीक लगा। और मेरी तरफ से भी मेहनत की डोज बढ़ा दी जाएगी और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मेरे बच्चों, मेरी एक टॉप 100 बुक है, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए मीन्स के लिए अभी से। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि पैसे नहीं भी है तो खर्च मत करें। जो आप तैयारी कर रहे हैं बस इन्हीं को मीन्स में जो सवाल मैं करा रहा हूँ इससे करते रहिए। और अगर पैसे हैं तो ये पोस्टर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, टॉप 100 वाली बुक का। इससे आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे सवालों की प्रैक्टिस की। नमस्कार मेरे दोस्तों, अब आते हैं आगे आज की क्लास में। देखिए बाबू, सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल में कह रहा है 5 अंकों की कोई संख्या, इफ द 5 डिजिट नंबर इज दिस, और ये डिविजिबल है 3, 7, 11 से। लेकिन जो पूछा हुआ है ना, वो एक डिफरेंट ही इक्वेशन पूछ मारी, जिसको ऑप्शन से उठाना बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए इस सवाल को सोल्व करिए। जब यहाँ कुछ खेल खेला गया है तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें फिर इसको सोल्व करने में ही फायदा है। क्या करने में फायदा है मेरे बच्चे? सोल्व करने में फायदा है। अब ये बताओ 3, 7, 11 का एलसीएम क्या हुआ? क्योंकि अगर कोई नंबर 3 से भाग हो रहा है, 7 से भाग हो रहा है और 11 से भाग हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब इनका एलसीएम क्या हुआ वो देख लो। 3, 7, 21, 21 को 11 से गुना करेंगे, 1, 2, 3, 2, 231। यानी जो संख्या 231 से भाग होगी वो 11, 7 और 3 से भाग होगी। अब नंबर है मेरे बच्चे 5, 3, 5। अब ये दो डिजिट क्या होंगे हमको नहीं पता, और 231 से भाग होना चाहिए। तो ऐसे में क्या किया करो कि जो रिमाइंडर आएगा वो 231 से छोटा आएगा। हाँ है ना? अगर मेरे बच्चे ये नंबर बहुत छोटा होता तब तो सोचना 231 बहुत बड़ा है, तो उठा के ऐसे हर सवाल में नो नो टेक लो। भाई मैक्सिमम क्या क्या डिजिट हो सकते हैं? 9, 9 हो सकते हैं। हाँ है ना? तो उसका जो भी इंपैक्ट होगा लास्ट में सेटल कर देंगे। आइए 231 से भाग देंगे, 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 में 2 गया 3, 13 में से 6 गया 7। क्या ये सही बात है? हाँ जी सर। अब उतारा 9 सर, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 में 3 गया सर 6, और 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया मेरे प्यारे बच्चों क्या आया? 4। किसी भाई ने कोई लोड आया था तो दसो यार मैनू। 13 में 9 गया मेरे बच्चे 4, और सेटल हो गया, उतारा 9, 2 पे जाएगा तो 462, तो आया 7। यानी मोटी बात यहाँ से समझने की मेरे बच्चे ये है कि जब आप इसे सोल्व करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 4 ना 7, घटाने पे शेषफल आया 7। अब या तो ये मेरे बच्चे संख्या 231 से भाग देनी है, तो या तो इनका डिफरेंस इसके अंदर जोड़ दो, वो तो फिर कुछ भी इसके अंदर जोड़ोगे तो ये डिजिट बदल जाएगा, क्योंकि ये डिजिट तो फिक्स है ना, ये तो आप बदल ही नहीं सकते। तो या फिर रिमाइंडर घटा दो, तो 7 इससे घटा देते हैं, तो घटाने पर उत्तर आएगा 5, 3, 5, 9, 2। तो 535 92, 535 92 ऐसा नंबर होगा मेरे बच्चे जो 231 से भाग होगा। यानी ए की वैल्यू हो गई यहाँ 9 और बी की वैल्यू हो गई 2। तो ए की वैल्यू 9, 9 का वर्ग 81, बी की वैल्यू 2, 2 का वर्ग 4, 9 गुना 2 यानी 18। अब 18 में 81 जोड़ा मेरे बच्चे तो आया 99, 99 में 4 घटाओगे तो आएगा मेरे बच्चे 95। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, सवाल बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, सवाल को देख के। सवाल बहुत टॉप क्वालिटी का क्वेश्चन है। देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है 5 डिजिट नंबर, एक 5 अंकों की संख्या है, ए बी सी डी ई, ये 5 अंकों की संख्या है। यहां जो डिजिट इस्तेमाल होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 के अलावा इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है जी, इन्हीं का उपयोग करके बनाई गई है। साथ में उसने एक लास्ट में बात कही, प्रत्येक अंक एक बार उपयोग किया जाएगा, यानी नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर यूज्ड। अब सवाल में यह कह रहा है कि भैया इसमें 3 अंकों की संख्या ए बी और सी 4 से भाग होती है मेरे बच्चे। तो ए बी और सी ये 4 से डिवाइड होती है। तो कोई नंबर 4 से तभी तो भाग होगा जब उसका आखिरी डिजिट 2 से भाग हो।
भाई कोई नंबर 4 से भाग हो रहा है तो मतलब 2 से भाग होगा, और 2 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब वो इवन हो। और इवन बनाने के लिए लास्ट डिजिट इवन चाहिए। आपके पास डिजिट के जो ऑप्शन है वो 1 2 3 4 5 है, तो या तो 2 इस्तेमाल कर सकते हो आप, या यहां 4 इस्तेमाल कर सकते हो। यानी सी की वैल्यू आइदर यू कैन पुट 2 और कैन पुट 4। अब अगली लाइन में कह रहा है भाई बी सी डी 5 है, बी सी और डी ये 5 से भाग होना चाहिए। तो कोई संख्या अगर 5 से भाग हो रही तो तभी भाग होगी जब या तो उसका आखिरी अंक 0 हो या फिर 5 हो। 0 है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन में, तो बचा 5। तो मेरे अनन्य मुन्ने बाबू डी की वैल्यू हमें 5 रखनी होगी। उससे अगली लाइन में कह रहा है कि जी सी डी ई यानी आखिरी 3 अंकों की संख्या 3 से भाग हो रही है, सी डी ई ये 3 से भाग हो रही है। तो 3 से भाग होने के लिए अंकों का योग, तो मेरे प्यारे बच्चों सी प्लस डी प्लस ई होगा। आपने कहा जी हाँ, और ये 3 से भाग होना चाहिए अंकों का जोड़। बिल्कुल ठीक है। अब समस्या ये है कि मेरे भाई डी की वैल्यू तो फिक्स है, 5 आ गई, डी की वैल्यू तो फिक्स है, डी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई 5। अब सी की वैल्यू 2 भी हो सकती, 4 भी हो सकती। तो अगर मैं 2 ले लूं यहां पे, तो 2 में मैं क्या जोड़ूं? 2 और 5 7, 7 में 1 जोड़ूंगा बनेगा। भाई 3 से भाग होना चाहिए ना, तो 3 से भाग होने के लिए अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो 2 और 5 7, 7 में कुछ जोड़ के 3 से भाग होने वाला बनाया जा सकता है। आप कहेंगे 2 और 5 7, 7 और 3 10, 7 और 1 8, 7 और 4 11, 7 और 5 12। यानी या तो मेरे प्यारे बच्चों आप 2 का इस्तेमाल कर सकते हो या 5 का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कहानी यह कि एक डिजिट एक ही बार इस्तेमाल होगा। अगर आपने 2 का इस्तेमाल यहां कर लिया तो आप यहां ना 2 कर सकते हो ना यहां 5 इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब ना 2 इस्तेमाल होगा ना 5 इस्तेमाल होगा। देखो फिर से समझाता हूं, फिर से पूरा सवाल एक बार दोबारा पढ़ते हैं। मेरे बच्चे सवाल में कहा कि भाई एक 5 अंकों की संख्या है ए बी सी डी ई। अंकों के जो ऑप्शन है आपके पास, आप 1 का प्रयोग कर सकते हैं, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी चीज ये कह रहा है कि प्रत्येक अंक का एक ही बार उपयोग करना है। ईच डिजिट इज यूज्ड वंस, एक ही बार उपयोग होगा, 2 बार नहीं होगा। सवाल में ये कह रहा है भैया कि जो ए बी सी है वो 4 से विभाज्य है। ए बी सी यानी पहले 3 अंकों वाली संख्या 4 से भाग हो रही है। अब कोई भी संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसका आखिरी डिजिट इवन नंबर हो, क्योंकि 4 से भाग हो रही तो 2 से भाग होगी। अब हमने यूज ही ये करने, ऑप्शन ही है, तो इनमें से कौन कौन सा यूज किया जा सकता है? एक इस्तेमाल, 3 या 5 हो सकता है? नहीं, या तो आप सी की मान 2 ले सकते हैं या फिर सी का मान 4। अगला जो कहानी कही उसने 5 से भाग होनी चाहिए, तो कोई नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसका आखिरी डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। अब 0 यहां इस्तेमाल हो ही नहीं रखा तो 5 है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 5 है। अब डी की वैल्यू 5 आ गई और ये फिक्स है, तो इसका मतलब 5 का इस्तेमाल किसी भी रूप में आगे नहीं करोगे आप। ठीक है जी। अब इससे आगे आते हैं। अगली लाइन में कह रहा है कि सी डी ई 3 से भाग हो रही है, यानी सी जमा डी जमा ई ये 3 से भाग होना चाहिए। तो मेरे बच्चे डी की वैल्यू तो फिक्स हो गई 5 है, ये तो चेंज होगी नहीं। सी की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हो, 4। अगर मैं सी की वैल्यू 2 ले लूं तो सी एक बार आपने 2 ले लिया, तो ई की वैल्यू आप 2 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते। अब 5 और 2 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 3 से भाग हो रहा है? नहीं। 7 में 3 जोड़ा 10, 3 से भाग हो रहा है? नहीं। 7 में 4 जोड़ा 11, 3 से भाग हो रहा है? नहीं। इसका मतलब वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। तो ये तय रहा कि सर सी की जो वैल्यू है वो 2 बनेगी ही नहीं, 2 पे संभव ही नहीं हो रहा। तो यानी सी की वैल्यू क्या होगी फिर? 4। तो 4 और 5 9, तो 9 3 से भाग हो रहा है, तो ई की वैल्यू क्या ले? 1 2 3 4। अब 4 यहां इस्तेमाल हो चुका है तो 4 दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। नियम यही है कि भाई एक बार जो डिजिट यूज हो गया, सी को 4 मान लिया तो ई 4 नहीं होगा, डी 5 है। तो 4 और 5 9, तो इनमें से इन तीनों में से कौन सा नंबर है जो 3 से भाग हो रहा है? 3, तो ई की वैल्यू हो गई 3। तो अब मेरे बच्चे आपके पास 3 चीजें फिक्स हुई। पहली, सी की वैल्यू 4 है सर, डी की वैल्यू 5 है सर, और ई की वैल्यू सर 3 है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भैया। अब मेरे बच्चे हमारे पास कुल मिला के कहानी समझने की अब यहां से ये है कि भैया अब हमारे पास जो डिजिट बचे 4 5 3 इस्तेमाल हो चुके हैं, तो अब मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए डिजिट या तो 1 है मेरे भाई या फिर 2 है। और मुझे पता है कि सी की वैल्यू अगर मैंने 4 ले रखी है तो ये नंबर मुझे 2 4 से भाग देना है। तो 4 का नियम होता है आखिरी 2 अंक, तो या तो बी की वैल्यू 1 ले सकता हूं या फिर मैं बी की वैल्यू 2 ले सकता हूं।
अब देखो क्या 14 4 से भाग हो रहा है? नहीं, तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 फिक्स नहीं होगी, फिर b की वैल्यू होगी 2। तो सर b की वैल्यू होगी मेरे भाई 2, तो बचा क्या 1, तो a की वैल्यू इस्तेमाल हुई होगी 1। और यही वो सवाल में पूछ रहा है कि भाई a का मान क्या होगा, तो a का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है जो आपके सीजीएल मींस में पूछा जा सकता है, सीजीएल प्री में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल करने के लिए भाई सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए क्लास में पढ़िए। सक्सेसिव डिवीजन 4, 0 and 5 respectively. What will be the sum of remainders if the same number is divided by this? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे समझिए कि कोई नंबर होगा, आपने उसे सक्सेसिवली डिवाइड किया 2, 3, 5 एंड 7 से, 2, 3, 5 एंड 7 से, और कहता है जब हमने इसे भाग दिया, मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है जी जो रिमाइंडर का सीक्वेंस है वो 1, 4, 0 और 5 है। तो ऐसे केसेज में जो लास्ट भागफल होता है, डिवाइजर होता है, उसे 1 मानते हैं। तो 7 एकम 7 और 5 12, 5 12 60 में 0 जोड़ा 60, 3 6 18 180 और 4 184, 184 को 2 से गुना करेंगे 368 और 1 369। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे जरूरी बात थी सवाल में निकालने की कि वो नंबर क्या है, तो वो नंबर है 369। अब कह रहे हैं इसी 369 को सक्सेसिवली डिवाइड करो, 369 को सक्सेसिवली डिवाइड करो, लेकिन इस बार जो डिवाइड करना है वो करना है 7 5 3 2 से, उल्टा क्रम किया हुआ है, 7 5 3 2 से। देखो मेरे बच्चे 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 बचा, 5 ढाई 50, 2 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, 2 एकम 2, 1 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो शेषफल का क्रमांक होगा वो 1 1 2 5 होगा। और उसने पूछा कि भाई इन सारे शेषफल का जोड़ बताओ, तो 5 2 7 और 1 8 और 1 9। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि भाई इनके अंकों का योग, मतलब ये रिमाइंडर का जोड़ होगा 9। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है m इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच डिवाइडेड बाई 6 and 5 सक्सेसिवली लीव्स रिमाइंडर 5 and 3। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर कार्मिक रूप से क्रम से 5 और 3 शेषफल बचता है। कहता है m 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। जो जो चीजें जरूरी हैं उन पे मार्क करते हैं कि भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यानी m एक 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है जिसे हम 5 और 6 से भाग दें, मतलब 6 और 5 से भाग देते हैं मेरे बच्चे। तो सवाल में कह रहा है कि कंजुगेटिव ना सक्सेसिव रिमाइंडर जो बचता है 5 और 3 बचता है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि सर हम वो नंबर निकालें जिसे हम सक्सेसिवली 6 और 5 से भाग दें। तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो मेरा आ रहा है 5 और 3। तो क्या करें सर, तो लास्ट डिवाइजर को हम 1 मान लेते हैं। तो 5 एकम 5 और 3 8, 8 छिंग 48 और 5 53। इसका मतलब 53 ऐसा नंबर होगा जिसे आप 6 से भाग दोगे तो शेषफल 5, उसके बाद फिर जो बचे उसे 5 से भाग दोगे तो शेषफल 3। पहली चीज है। अब आपको क्या करना है इस सवाल में मेरे बच्चे, 5 और 6 का एलसीएम लेना है। 6 और 5 का एलसीएम क्या आया, 30। इसका मतलब 30 ऐसा नंबर है जो 6 से भी भाग होगा और 5 से भी भाग होगा, या 30 का कोई मल्टीपल, 30 का कोई मल्टीपल ऐसा है, कोई भी मल्टीपल ले लेंगे तो 6 से भी भाग होगा 5 से भी भाग होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि सक्सेसिवली जब उस नंबर को डिवाइड करें, 6 से भाग दें तो 5 बचे और उसके बाद फिर जो बचा उसे 5 से भाग दें तो 3 बचे सक्सेसिव डिवीजन में। तो मेरे प्यारे बच्चों जो नंबर होगा हमारा वो होगा 30 इंटू के, यानी 30 का कोई मल्टीपल प्लस में 53, प्लस में 53। अब हमें यह देखना है कि यार के की कौन सी ऐसी वैल्यू लें कि जो रिजल्ट आ जाए वो हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास में आ जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है मेरे बच्चे, 999। इसके आसपास देखना है। तो की वैल्यू 30 ले लें तो 953 आया। 31 ले लेंगे मेरे बच्चे, तो 31 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 930। 930 में 53 जोड़ा, माफ करना भाई, तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जोड़ेंगे बाबू तो यह आएगा 3 5 3 8, 983।
यानी 983 ऐसी संख्या होगी जिसे आप 6 और 5 से भाग देंगे सक्सेसिवली, तो रिमाइंडर मेरे बच्चे 5 और 3 बचेगा। अब कह रहा है कि ये जो नंबर आया, अगर इस नंबर को 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, तो 11 से भाग देंगे मेरे बच्चे, तो 11 8 88 बचा कितना 10, 11 99, तो रिमाइंडर आया 4। तो 11 से इस नंबर को भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल आएगा 4। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी द रिमाइंडर इज 15। कहता है जब किसी संख्या को डी से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है 15। यानी कोई नंबर होगा n, इसे हमने d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 15। तो मैं कहूँ मेरे बच्चे ये नंबर क्या हुआ, तो आप कहेंगे नंबर हो जाएगा सर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि अगर मैं इस नंबर का 10 गुना कर दूं, तो अगर मेरे बच्चे नंबर का 10 गुना कर रहे हैं तो सीधा रिमाइंडर का 10 गुना करो। मैं समझा रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। तो 10 गुना करेंगे तो 10 गुना डी गुना कोशेंट और प्लस में 150। अब कह रहा है इस नंबर को फिर से डी से भाग दें, तो मेरे बच्चे ये वाला तो डी से एग्जैक्ट डिवाइड होगा ही होगा क्योंकि यहां डी है। बचा 150, तो कहता है 150 को जब डी से भाग दिया, 150 को मेरे बच्चे जब डी से भाग दिया तो शेषफल जो निकल के आया वो 6 निकल के आया। इसका मतलब 144 ऐसा होगा जो डी से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा होगा। यानी जो भी मेरा डिवाइजर होगा वो हर हाल में वही नंबर होगा जो डी से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा होगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सेट है मामला जी। तो मेरे बच्चे कौन सा ऑप्शन डी से 144 को भाग दे रहा है, 16 भी भाग दे रहा है, 9 भी भाग दे रहा है, 18 भी भाग दे रहा है, 12 भी भाग दे रहा है। लेकिन हमें यह भी तो ध्यान देना है कि डी से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 15। तो इसका मतलब डी की वैल्यू हर हाल में 15 से तो बड़ी होगी। तो मेरे बच्चे 9 और 12 तो मेरा आंसर होगा ही नहीं। 9 और 12 तो आंसर होगा ही नहीं, या तो 16 होगा या 18। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान हो जाएगा मेरे बच्चे 16 या 18, 16, क्योंकि 18 बड़ा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इस सवाल का 16। बाबू दो चीजें समझिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए 2 फैक्टोरियल क्या होता है। तो आप कहेंगे सर 2 फैक्टोरियल होता है 2 गुना 1 यानी 2। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि भाई 1 फैक्टोरियल क्या होता है सर 1। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 और 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल यानी 1 की पावर 1, और उसके बाद फिर फैक्टोरियल है तो 1 की पावर 1, यानी कुल मिला के ये जो रिजल्ट देगा इसे सोल्व करोगे तो 1 ही आएगा। अब आते हैं यहां। तो मेरे बाबू ये बताइए 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 2 गुना 1 यानी 2। बिल्कुल ठीक है। अगर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है तो यहां 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 की पावर 2, और फिर पूरे का फैक्टोरियल है तो 2 की पावर 2 यानी 4। तो ये आया मेरे भाई 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 4 तिये 12, 12 दूनी 24, एकम 24, ये वैल्यू आई 24। कहता है जी इसे 24 से भाग दें तो शेषफल बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 24 से 1 को भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आया, और 24 को 24 से भाग दोगे शेषफल 0 आएगा। इसके बाद हर जगह रिमाइंडर क्या आना है 0। फैक्टोरियल के क्वेश्चन में एक बार भाग हो गया तो उसके बाद हर एक में 24 से एग्जैक्ट डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 1। इसका मतलब मेरे बच्चे 1 ही मेरा राइट आंसर हो, 1 ही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। मेरे बच्चे सवाल बहुत बढ़िया कह रहे हैं 777 777 7777 100 पद हैं इसमें। कहता है जी इसे 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ये बताइए कि 8 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। सर 8 की विभाज्यता का नियम होता है आखिरी 3 अंक 8 से भाग देना। आखिरी 3 अंक मेरे बच्चे 8 से भाग होना। फिर से समझाता हूं। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है इस एक्सप्रेशन में 100 टर्म है और इसे 8 से डिवाइड करना है। तो 8 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है जी, आखिरी 3 अंक। तो मेरे बच्चे 8 से इसे तो भाग देना ही पड़ेगा आपको। 8 एकम 8 -1 बचा, 8 नीम 72, 8 दाई 80 -3 बचा जी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ आइए मेरे बच्चे, यहाँ रिमाइंडर क्या आया, तो 8 से भाग देंगे, 8 नीम 72 मेरे बच्चे, बचा कितना 5, 8 7 56, रिमाइंडर बचा 1। अब जब इससे आगे आप भाग देने जाओगे तो भाग देने के लिए आपको किसे चेक करना, आखिरी 3 अंक। तो
तो आखिरी 3 अंक तो हर बार 777 ही रहेगा, और 777 को 8 से भाग दिया था तो एक रिमाइंडर आएगा। इससे अगली बार 77,777 को भाग दोगे, रिमाइंडर एक आएगा। उसके बाद 7,77,777 को भाग दोगे तो भी रिमाइंडर एक आएगा मेरे बाबू। यानी कितनी भी बार लिख लो, यहां हर बार रिमाइंडर एक ही आएगा आपका। आपने कहा ये बात हम समझ गए, क्योंकि आखिरी 3 डिजिट पकड़ने और यहां 3 अंक आ गए तो हर बार 3 अंक 777 ही, तो रिमाइंडर 1 1 आएगा। तो टोटल कितनी बार लिखा हुआ जी? ये 100 बार। तो 100 में से एक और एक 2 बार हटा दूं तो बचे कितने? 98 बार। तो ये एक कितनी बार आया जी? 98 बार। तो एक को 98 बार जोड़ोगे मेरे बच्चे, जोड़ आया 98। और यहां जोड़ेंगे तो -3 और -1 -4। तो -4 और 98 को सेटल करोगे आएगा 94। 94 को फिर 8 से भाग दोगे क्योंकि 8 से बड़ा नंबर है। तो देखो 8 एकम 8, बचा कितना जी? 1। तो 8 एकम 8, रिमाइंडर आया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे जब आप भाग दोगे तो शेषफल आपका 6 निकल के आएगा। रिमाइंडर मेरे बाबू कितना निकल के आएगा? यहाँ पे 6 निकल के आएगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि भैया ये जो एक्सप्रेशन है इसे 1997 से डिवाइड किया, तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए रिमाइंडर क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है, जहां n एक ओड नंबर है, n जो है मेरे बच्चे एक विषम संख्या है, तो ये संख्या हमेशा ही a प्लस बी से भागोगी। ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही a प्लस बी से भागोगी। इस पॉइंट को हमेशा नोट रखना। अब अपना जो सवाल है उसमें ध्यान से देखोगे तो है 1 की पावर 1995 जमा, जो सबसे लास्ट वाला उसे उठा रहा हूं, 1996 की पावर 1995। बिल्कुल ठीक है। फिर यहां है 2 की पावर 1995। सिर्फ समझना है, हो गया सवाल तो, जिसको समझ में आ गया। 1996 से पहले वाला होगा 1995 की पावर 1995, और ऐसे ही ये सीक्वेंस आगे चलेगा। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन बैठाएं तो आपको पता होगा ये a हुआ, a की पावर n, ये प्लस में b की पावर n। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में n अगर एक ओड नंबर है तो ये नंबर मेरे बच्चे हमेशा किससे भाग होगा? a प्लस बी से। यानी 1 जमा 1996 को जोड़ेंगे 1997 से भाग हो जाएगा। और आपको भाग भी किससे देना है? 1997 से, यानी इस पेयर को भाग देंगे शेषफल 0। ऐसे यहां पे भी देखिए पावर सेम है, हाँ है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1997, भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे भी शेषफल 0, हर एक जगह शेषफल 0 आता रहेगा। तो यही पूछ रहा है कि 1997 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 0। दूसरा तरीका है, हम 1997 से सभी को भाग दें तो यहाँ प्लस में एक रिमाइंडर आएगा, यहाँ -1 में एक आएगा, तो -1 + 1 कट के 0 आ जाएगा रिमाइंडर। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं सवाल को। अब मेरे बच्चे एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा, अगर किसी सवाल में किसी डिजिट को मेरे प्यारे बच्चों लगातार 6 बार रिपीट किया गया हो या 6 की मल्टीपल टाइम रिपीट किया हुआ, 6 का मल्टीपल माने 6 एकम 6, 6 दूनी 12 बार, 6 ती 18 बार, 6 चौक 24 बार, 6 पंजे 30 बार, यानी 6 के मल्टीपल टाइम रिपीट अगर किया हो या 6 टाइम रिपीट किया गया हो, तो ऐसा नंबर मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से और इनके मल्टीपल से डिवाइड होगा। इन सबसे मेरे बच्चे, मतलब इनके 3 7 21 हो गया, 3 11 33 हो गया। मेन ये है कि 3 7 11 13 37 से भाग होगा, 3 7 11 13 37 से भाग होगा। अब इसके ऊपर सवाल आपसे पूछा गया, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपसे पेपर में पूछा गया। बताइए, सवाल में ये लिखा है कि n जो है वो 8 8 8 8 ऐसे लिखा गया, और कितनी बार लिखा गया? 88 बार लिखा गया है। ये 88 को ब्रैकेट में डाल लेते हैं, 88 टाइम्स लिखा गया है। 8 8 8 8 8 88 बार लिखा गया। और जो m है वो 7 7 7 7 कितनी बार लिखा गया? n बार। n का मतलब क्या था ये? यानी इस वैल्यू की जो वैल्यू आएगी सोल्व करके वो वैल्यू यहां लिखनी होगी। अब सवाल में कह रहा है जी ये m जो है अगर ये 11 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? ऐसे सवाल जब भी आते हैं ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ट्रिकी बेस्ड का मतलब है कि आप 11 की डिविजिबिलिटी को एक बार ध्यान से सोचो और आपका उत्तर निकल जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे सर अंकों का अल्टरनेट डिजिट का जोड़ 0 बैठना चाहिए, मतलब डिफरेंस, जोड़ का डिफरेंस। जैसे एक बात और भी ध्यान देना यहां, क्या कि मेरे बच्चे कोई डिजिट अगर रिपीट हो रहा है और वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो 11 से भाग हो जाएगा। 4 बार रिपीट हो रहा है
तो भी मेरे बच्चे 11 से भाग हो जाएगा। 6 बार रिपीट हो रहा है तो भी ये 11 से भाग होगा। 8 बार रिपीट हो रहा है तो भी मेरे बच्चे 11 से भाग होगा, तो भी 11 से भाग होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सीखिए भाई। अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस मतलब 0 आया, यहाँ 5 और 5 10, 5 और 5 10 0 आया, 5 5 10 5 15 आया, 5 5 10 5 15 आया, 5 5 10 5 15 5 20, 5 5 10 5 15 5 20, तो डिफरेंस 0 आ जा रहा है, अल्टरनेट पेयर का डिफरेंस। तो जब जब कोई डिजिट रिपीट किया जाए और टोटल नंबर ऑफ डिजिट, यानी इस तरीके से कोई नंबर बनाया जा रहा है, और अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट इवन में है, मतलब 2 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, 8 डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं, जब जब इवन डिजिट होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नंबर हमेशा ही 11 से भाग हो जाएगा। बड़ी बात समझने की है। अब मुझे एक बात बताना यार, क्या कि अगर मैं किसी नंबर को 8 8 8 8 8 8 बार बार 8 लिख रहा हूं, तो इस नंबर का आखिरी डिजिट क्या है? भाई मैंने 8 को अनेकों बार रिपीट किया, कितनी बार रिपीट किया मैं नहीं बता रहा तुम्हें, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत बार रिपीट किया है। लेकिन कितनी भी बार रिपीट करोगे ये तो तय है कि आखिरी अंक 8 होगा। हाँ जी सर। और अगर आखिरी अंक 8 हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो n नंबर है ना, इट इज ए इवन नंबर, ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है सर। आपने कहा जी ये बात बिल्कुल सही है, ये एक इवन नंबर होगा। और अगर ये इवन नंबर है तो इस सवाल में ये देखो कि भाई 8 को जितनी भी बार रिपीट किया होगा है तो ये इवन नंबर ही, बिल्कुल। और अगर 7 को मैं इवन टाइम्स रिपीट करने लग रहा हूं तो ये नंबर जब भी 11 से भाग दिया जाएगा तो मेरे बच्चे हमेशा ही शेषफल शून्य ला के देगा, हमेशा ही शेषफल शून्य ला के देगा। दिस इज द ब्यूटीफुल लॉजिक ऑफ 11 जिसे आपको समझना चाहिए। मेरे बच्चे इन्हीं सवालों को डिटेल में सीरीज वाइज कॉन्सेप्ट वाइज मैं क्लास में पढ़ाता हूं, यहां मैं आपको टुकड़े पढ़ा रहा हूं छोटे छोटे सवालों के, ठीक है जी। और आगे आते हैं। देखिए मेरे बच्चे, और जो भाई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो, और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ सच में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो 2-3 सेकंड में क्वेश्चन टूट रहा है और हम पढ़ना चाह रहे हैं सिस्टमेटिक ऐसे क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कैरियरवेल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और मैं कैरियरवेल ऐप के ऊपर कंप्लीट मैथ पढ़ाता हूं, तो वहां आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं नेचुरल नंबर n डिवाइड 732 एंड लीव्स 12 एज ए रिमाइंडर। कह रहा है कि भाई एक नंबर है n, वो 732 को विभाजित करने पर 12 शेषफल बचाता है। यानी मेरे बच्चे 732 को से जब हम n जो है 732 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर बचाता है 12, इसका मतलब वो 720 को एग्जैक्ट डिवाइड कर ले रहा है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है n के कितने मान संभव है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब n जो भी नंबर होगा या n के जितने भी नंबर होंगे वो ऐसे होंगे जो 720 को एग्जैक्ट डिवाइड करते होंगे। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि 720 कितने नंबर से भाग जा रहा है, मतलब 720 के क्या क्या फैक्टर हैं। तो आप कहेंगे सर फैक्टर ढूंढने हैं तो पहले इसके टुकड़े करने होंगे, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। जिन भाइयों को नहीं आता वो इस तरह से ब्रेक करेंगे, जिनको आता है वो ऐसे लिख ले मन ही मन में कि भैया 8 निम 72 होता है, 8 निम 72 ऐसे लिख देते हैं। तो 8 गुना 2 गुना 45 लिख देते हैं। तो 8 दूनी 16, 16 को 2 की पावर 4 लिख देते हैं, 45 को 9 गुना 5 तो 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 लिखते हैं। सेट है मामला जी। अब मेरे बच्चे जितनी पावर उसमें एक जोड़ते हैं, 4 में एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, तो 5 × 3 = 15 दूनी 30। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो 30 होंगे। यहाँ पे कुल मिला के जो फैक्टर होंगे मेरे प्यारे बच्चों कितने होंगे, 30 होंगे। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब अगर नंबर ऑफ फैक्टर 30 है मेरे बच्चे तो n के 30 मान संभव है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब लड़ाई ये भी है कि n के वही मान लेने हैं जो रिमाइंडर 12 बचा दे। इसका मतलब ये हुआ कि n की वही वैल्यू लेनी है जो 12 से बड़ी है।
तो हमें 720 के टोटल फैक्टर निकालने, वो तो निकाल दिए 30, इसमें से वो फैक्टर हटाने जो 12 से छोटे हो। तो 720 किस किस से भाग जाता है, 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है, 4 से भाग जाता है, 5 से भाग जाता है, 6 से भाग जाता है, 7 से नहीं जाता, 8 से भाग जाता है, 9 से भाग जाता है, 10 से भाग जाता है, 11 से नहीं जाता, 12 से भाग जाता है। तो यहां तक के फैक्टर ढूंढ लो कितने हैं, क्योंकि ये n की ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इन किसी भी वैल्यू से इसको 720 को भाग दोगे तो 12, मतलब 732 को भाग दोगे 12 रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। भाई रिमाइंडर से तो बड़ा होता है ना डिवाइजर, तो मेरे बच्चे इन्हीं में से कोई एक आंसर तो होगा नहीं, तो इनसे अलग होगा। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल मिला के 10 ऐसे फैक्टर हैं जो 12 रिमाइंडर नहीं लाएंगे, तो ये 10 हटाने पड़ेंगे, तो 30 में से 10 गया मेरे बच्चे 20। तो टोटल 20 ही ऐसे फैक्टर हैं, यानी 20 ही ऐसे नंबर हैं जो 732 को भाग देंगे तो हर बार रिमाइंडर 12 बचा सकते हैं। 732 को भाग देके रिमाइंडर 12 बचा सकते हैं, ऐसे 20 ही नंबर। फिर से समझाता हूं जिन भाइयों को पल्ले नहीं पड़ा। भाई 732 को भाग दे रहे हैं हम किसी नंबर n से, तो रिमाइंडर आ रहा है 12। अगर रिमाइंडर 12 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से ये घटा के 12, तो ये कितना होगा, 720। मतलब n की ऐसी वैल्यू होगी कि इसको किसी से गुना करके 720 आ जाए। तो हमें ये देखना कि इनकी जो भी वैल्यू पॉसिबल है वो हर हाल में 12 से बड़ी होंगी, छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि शेषफल मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, 12। पॉइंट समझ पाए कि नहीं? देखिए दोस्त, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट देखने के लिए पावर को 4 से डिवाइड करिए, तो 13 को 4 से भाग देंगे, 12 गया, 1 बचा, 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7। 4 से भाग देंगे मेरे बच्चे। अच्छा, 9 में तो क्या देखना होता है, इवन और ओड, तो यहां ओड है पावर, बिल्कुल, तो 9 की पावर 1 9 यूनिट डिजिट आया। यहां पे भी 4 और 9 में इवन ओड देखते हैं, तो ये इवन है, तो 4 की पावर 2 यानी 6 आया। और मेरे बच्चे यहां 2 है, तो यह 4 से भाग देंगे, एग्जैक्ट हो रहा है, तो 2 की पावर 4 हुआ 16, 6। अब देखिए 6 छिंग 36, 6 नीम 54, 4 सत्ते 28, तो यूनिट डिजिट आया मेरे बच्चे 8। यानी इसको सोल्व करोगे तो इकाई का अंक मेरे बच्चे 8 आएगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई एन की क्या वैल्यू पॉसिबल है जिससे इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट n प्लस 2 आए। यूनिट डिजिट n प्लस 2 आए, एन के क्या क्या मान संभव है। तो मेरे बच्चे पहला एक लेके देखते हैं। तो यहां देखेंगे 3 छिंग 18, तो 3 छिंग 18 यानी यूनिट डिजिट 8। तो 8 को n से गुना करके जो यूनिट डिजिट बनना चाहिए वो n प्लस 2 बनना चाहिए। तो ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर 1 ले तो 8 एकम 8, इकाई का अंक 8 बना। लेकिन 1 और 2 3 आया, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। भाई n की वैल्यू 1 लेंगे तो यहां आ जाएगा 3, यहां 8, गलत है। 8 लेते हैं, 8 को 8 से गुना किया 64, यूनिट डिजिट आया 4, और 8 को 2 से गुना किया 10, यूनिट डिजिट 0, फिर सेटिस्फाई नहीं हुआ। 3 लेते हैं, 8 को 3 से गुना किया 24, और 3 में 2 जोड़ा 5, यूनिट डिजिट फिर बदल गया। 6 लेते हैं, 8 को 6 से गुना किया 8 छिंग 48, 8 आया, और 6 में 2 जोड़ा 8, यूनिट डिजिट दोनों केसेज में सेम आ गया। मतलब ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। यूनिट डिजिट में बहुत आसानी सवाल पूछे जाते हैं। देखिए बाबू, कहता है जी इसका इकाइकांक 2 है। तो मेरे बच्चे 8 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 2 में 64, 4 आया, 8 की पावर 3 होता है 512, 8 की पावर 3 होता है 512, इकाई का अंक आ जाएगा मेरे बच्चे 2। तो इसका मतलब पी की वैल्यू हर हाल में क्या रही होगी, यहाँ 3। तो कह रहा है जी यहां पे भी 3 ले तो क्या हो, तो 7 की पावर 3 होता है मेरे बच्चे 343, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 343 का 3। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए बाबू, 5 की आप जो मर्जी पावर रखिए, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 3 की पावर को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 68 भाग हो जाएगा मेरे बच्चे, बचा 1, 3 की पावर 3, 3 आए, तो 5 और 3 8। 9 पे इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 1 आया, 4 की ओड पावर है तो यूनिट डिजिट 4 आया। अब 1 में से 4 घटेगा नहीं, तो 11 में से 4 गया, 7 लिखना पड़ेगा आपको। और यहां 7 है तो 5 से 4 से भाग देंगे, तो 4 8 32, बचा 3 पावर, तो मेरे बच्चे 7 की पावर 3, 343, इकाई का अंक आया 3 गुना 3। तो देखिए 7 या 21, इकाई का अंक 1, 8 एकम 8, यूनिट डिजिट मेरे प्यारे बच्चों 8। इकाई का स्थान के लिए 3 नियम जरूरी हैं, 0 1 5 और 6, इनमें जो मर्जी पावर हो सेम रहता है। 4 और 9 में इवन ओड पे घूमता है। 2 3 7 और 8 में मेरे प्यारे बच्चों 4 से भाग देके पावर को सेट करते हैं।
देखिए बाबू, सवाल को ध्यान से समझना कि 5 की जो मर्जी पावर लगा लो यूनिट डिजिट 5 रहेगा। 6 की आप जो मर्जी पावर लगा लो यूनिट डिजिट 6 रहेगा। और 6 को 5 से गुना करेंगे 30 आया, यानी इकाई अंक 0। 0 को किसी से भी गुना कर लो मेरे बच्चे, इकाई अंक हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट हर हाल में 0 होगा। आइए मेरे बच्चे, सवाल यह है कि 35 क्वेश्चन में करा चुका था, 36वें से शुरुआत कर रहे हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ गिवन बिलो एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर n। कहता है कि भाई n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन 10 की पावर n से भाग हो जाए, 10 की पावर n से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आप एक काम ये करिए कि ये देखिए कि 10 किस किस से बनता है। तो सर 10 बनता है 2 और 5 से, और 2 और 5 में भी उसे पकड़ो जो सबसे कम बाहर आ रहा है। तो देखिए 2 यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, 2 तो बहुत जगह आ रहा है, तो 5 को पकड़ो। तो मेरे बच्चे 5 यहां कितनी बार आ रहा है? 3 बार। यहां 5 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। यहां 5 कितनी बार आ रहा है? 12 बार। समझते हो ना कितनी बार? 12 बार। कैसे? क्योंकि 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे। तो बाबू 5 की पावर 12, 3 की पावर 12। यहां के बाद मेरे बच्चे 5 यहां आना है। यहां कितनी बार आना है? 14 बार, क्योंकि 20 को लिखेंगे 5 गुना 4, तो 5 की पावर 14। हमें 4 2 नहीं गिनना, क्योंकि 2 बहुत जगह आ रहा है, तो हमें 5 गिनना है, तो 14 टाइम्स। इसके बाद मेरे बच्चे आना है 25 में, और 25 को हम लिखते हैं 5 की पावर 2, और पूरे की पावर 15 है। तो बाबू 15 दूनी 30, यानी यहां 5 आ रहा है 30 बार। अब मेरे नन्हे मुन्ने राजा हम इन्हें जोड़ेंगे, तो 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15 का 5 असल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 1 6 65। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 10 की पावर 65, यानी इन्हें गुना करेंगे तो आखिर में 10 की पावर 65 आएगा। या मतलब इसे भाग देना हो तो n की क्या मैक्सिमम वैल्यू है? 10 की पावर n से भाग देना हो तो 65। 13 नहीं ढक्कन 65। पूर्णिमा आर्या, सुमन कुमार आर्य। तो मेरे प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि कितने शून्य आएंगे। तो शून्यांक के लिए 2 और 5 ढूंढने होते हैं। तो मेरे बच्चे ये तो तय है कि हमें 2 नहीं ढूंढना चाहिए, 5 ढूंढना चाहिए, क्योंकि गिनती लगातार है। 5 कहाँ आएगा? तो मेरे बाबू 5 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में 2 बार आएगा, 30 35 40 50, मतलब 45 50, 50 में 2 बार आएगा। अब ध्यान से देखना कहानी क्या है कि यहाँ 50 में पावर 1 है। 50 में पावर मेरे बच्चे 1 है, यानी ऐसे उल्टी पावर जाने लग रही है। तो 5 में पावर जानते हैं क्या आएगा? 1 2 3 4 5। तो 4 में 47 होगा और 5 में 46 होगा मेरे बच्चे। तो 5 की पावर 46 होगा। यहाँ क्या होगा जी? 41। यहाँ क्या होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे जी 36। यहाँ क्या होगा जी? 31। यहाँ क्या होगा मेरे बच्चे? 25 पे। तो जहाँ 5 है वहाँ 6 आ रहा है, यानी यहाँ 26 होगा। और ऐसे चलते चलते 50 की पावर 1। ऐसे केसेस में हमें ये देखना होता है 5 2 बार कहाँ रिपीट हो रहा है। तो मेरे बच्चे 5 2 बार, एक तो यहाँ रिपीट होगा 25 में रिपीट होगा, एक 50 में 2 बार रिपीट होगा। तो यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है? 46 बार। यहाँ कितनी बार आ रहा है? 41 बार, है ना? ये बन जाएगी मेरे बच्चे सीरीज। तो 46 जमा 41 जमा 36, और कहां तक? 1 बार। देख रहे हो ना, जब 25 की पावर में 25 की पावर 26 में 5 कितनी बार आ रहा है? 26 प्लस 26 बार, 2 बार आ रहा है भाई। 5 इसको लिखेंगे तो 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना। तो 5 की पावर 26, 5 की पावर 26 क्लास में समझाया हुआ। तो एक बार तो सीक्वेंस वाला ले लो, और जो एक्स्ट्रा वाला है उसे आखिरी में जोड़ लेंगे। ऐसे 50 को हम लिखेंगे 5 25 गुना 2, तो 2 का तो यूज ही नहीं करना, 5 का करना है। तो 5 की पावर 1, 5 की पावर, तो 1 पावर यहां पे ले लेंगे, और जो एक एक्स्ट्रा बचेगी उसे बाद में जोड़ लेंगे। अब इन सबको मेरे बच्चे जोड़ते हैं, तो ये बना देगा आपकी एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज बना देगा, 46 41 36 1। हाँ है ना? अब हमें मेरे बच्चे इनको जोड़ना है, इनको मेरे प्यारे बच्चों हमें जोड़ना है। तो ये बताओ कि कितनी टर्म होंगी? ये कुल मिला के 10 टर्म होगी, 5 10 15 50 तक, यानी 10 टर्म है। तो सम ऑफ 10 टर्म का जोड़ का सूत्र क्या होगा? सर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है 1। तो मेरे बच्चे 10/2, 46 और 1 47, 2 से काटा 5, 5 7 35, और 5 चौक 20 और 3 23, 235 तो आ गया मेरे बच्चे, जोड़िए। और 26 ये वाला और 1 ये वाला, तो 26 और 1 27 ही एक्स्ट्रा हो गया। तो जोड़ोगे तो 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 262। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसका मतलब 262 जीरो बनेंगे इसके आखिर में। फिर से समझाता हूं करना क्या है।
जो पावर होती है उस पावर गेम को कैलकुलेट करना है। जितनी पावर है उनको अलग से उठा लीजिए, जितनी पावर है उनको अलग से एक बार रख लीजिए। जो 2 बार रिपीट होगी, जैसे 25 में, 50 में, 75 में, 100 में, जहां 5 की पावर 2 है, उनको अलग से लिख के जोड़ दीजिए। आइए मेरे बच्चे, देखो यार, मैंने आपको अक्सर एक चीज समझाई है कि मेरे बच्चे 1001 का अपने आप में बहुत यूज है, 111 का अपने आप में बहुत यूज है। ये नंबर ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए। मेरे बच्चे, मैंने लिखवाया लगभग हर सवाल में मैं इसका इस्तेमाल बताता हूं। 3 गुना 37 होता है 111 का फैक्टर, और 1000 का होता है 7 गुना 11 गुना 13। आपने कहा जी हाँ सर, ये बता क्यों रहे हो? बता इसलिए रहा हूं कि ध्यान से देखोगे तो 1001 के साथ सीन दिखाई दे रहा होगा आपको। भाई इसको अगर मैं 3003 गुना 10 लिख दूं तो कोई अपराध है? नहीं। और ध्यान से देखोगे तो ये किसका मल्टीपल, मतलब इसका कितना गुना है? 3 गुना। तो अगर इसके फैक्टर 7 गुना 11 गुना 13 है, इसके 1001 के, तो नेचुरल है ये 3 गुना है, तो 3 भी एक फैक्टर होगा। और 10 के फैक्टर बनाओगे तो 2 गुना 5। इसका मतलब मेरे बच्चे ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हो गया जी? प्राइम फैक्टराइजेशन। सवाल में कह रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ। तो यहाँ पावर कितनी? 1 1 1 1 1 1। तो 1 2 1 3 4 5 6। तो कितने प्राइम फैक्टर हो गए मेरे बच्चे? 6। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है, कितने प्राइम फैक्टर है, कितने प्राइम फैक्टर है जी? तौसिफ जावेद जी, सौम्या चतुर्वेदी। आइए बाबू, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 56 गुना 75 गुना 60 गुना 84 गुना 210 को ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस वाली वैल्यू की बतानी वैल्यू। यहां सिंपल एक काम होना है कि अगर एक इक्वेशन और एक से ज्यादा वेरिएबल है तो मेरे बच्चे आंख बंद करके क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करना है तो इन सबको प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना शुरू करो। तो 56 को लिखेंगे 14 चौकू 56, 8 7 56, यानी 2 की पावर 3 गुना 7। 75 को लिखेंगे 5 की पावर 2, 25 गुना 3। 60 को लिखेंगे मेरे बच्चे 15 गुना 4, है ना? तो 3 गुना 5 गुना 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2। 84 को लिखेंगे मेरे बच्चे कितना? 21 चौक 84, तो 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 7। और मेरे बच्चे 210 को लिखेंगे कितना? 3 गुना 7 गुना 2 गुना 5। आपने कहा जी ठीक है। अब 2 की पावर उठाते हैं, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 4, 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 1 8। तो 2 की पावर हो गई मेरे बच्चे 8। अब 3 लेते हैं, तो 3 एक बार, 1 2 बार, 2 और 1 3 बार, और 1 4 बार, तो 3 की पावर 4। अब उठाते हैं 5, तो 2 बार यहां है, 1 बार यहां, 5 और 1 6, 6 और 1 7, नहीं गलत बोला, 2 और 1 3 बार यहां है, और 1 बार यहां, यानी 4 बार। 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, 5 उठा लिया। अब मेरे बच्चों बचा 7। 7 एक बार, एक बार, एक बार, यानी 3 बार आ रहा है 7। 7 कुल मिला के मेरे बच्चे 3 बार आ रहा है। अब जब कंपेयर करेंगे तो 2 रेज टू पावर p है, तो यानी p की वैल्यू आ गई 8। 3 की पावर 4 है, 3 की पावर q है, तो इसका मतलब q की वैल्यू आई मेरे बच्चे 4। 5 की पावर 4 है या 5 की पावर r है, तो r की वैल्यू आ गई 4। माफी चाहता हूं। 7 की पावर 3, यहां 7 की पावर s, तो s की वैल्यू आई मेरे बच्चे 3। अब हम यहां वैल्यू रखते हैं। सवाल में कह रहा है p प्लस क्यू, तो 8 और 4 मेरे बच्चे 12। s की वैल्यू कितनी? 3। r की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 4। तो 3 चौक 12, 4 और 4 8। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल सॉलिड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 14400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य है लेकिन 36 से नहीं। कहता है ऐसे कितने फैक्टर हैं 14400 के जो मेरे बच्चे 18 से तो डिवाइड हों लेकिन 36 से नहीं। तो एक बात ध्यान देना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। 18 एकम 18, ठीक है जी। 18 गुना 3, 18 गुना 5, 18 गुना 7, यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 18 के जो ओड मल्टीपल होंगे वो ऐसे नंबर होंगे जो 18 से भाग होंगे लेकिन 36 से भाग नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 36 के लिए जरूरी है 18 गुना 2,
यानी 36 जो होता है वो 9 गुना 4 होता है ना, और 18 होता है 9 गुना 2। तो यहां मैंने क्या किया कि दो एक ही बार रखा है यहां पे, बाकी किसी भी मल्टीपल में दो नहीं है। अगर कहीं 36 से भाग हो तो 36 से भाग होने के लिए मुझे 18 गुना 2 लेना होगा, 18 गुना 4 लेना होगा, 18 गुना 6 लेना होगा। ये सारी कहानियां मेरे बच्चे मुझे 36 से भाग होने के लिए चाहिएगी। मुझसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई 18 के आप केवल ओड मल्टीपल यहां पे छांट के बता दो। तो 14,400 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 14,400 होता है 18 8 144, यानी 18 गुना 800। तो हमें अल्टीमेटली ये देखना है कि भाई 800 में ओड मल्टीपल उसके कौन कौन से सेट होंगे। पहले तो आप इतनी बात समझिए। अब 800 के फैक्टर करते हैं। 800 के अगर फैक्टर करोगे तो मेरे बच्चे 8 गुना 100 हो जाएंगे, और 100 के भी 4 गुना 25 हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। 8 चौके 32 हो जाएगा। 32 का मतलब बना 2 की पावर 5, और 25 बना मेरे बच्चे 5 की पावर 2। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे मैंने आपको क्या कहा कि भाई मुझे यहां 18 की इवन मल्टीपल नहीं चाहिए, ओड मल्टीपल चाहिए। तो इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है लेने की, क्योंकि 2 की पावर से मैं जो भी बनाऊंगा सारे के सारे इवन मल्टीपल बनते चले जाएंगे। हाँ है ना, मुझे चाहिए ओड मल्टीपल। तो ओड मल्टीपल तो इससे ही बनना है। तो 5 की पावर 2 है, तो जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ते हैं, 2 में एक जोड़ा 3। इसका मतलब इसके 3 फैक्टर यहां बनेंगे। तो 18 के कुल मिला के 3 ऐसे फैक्टर बने, मतलब 18 के 3 ऐसे मल्टीपल बनेंगे जो ओड होंगे, जो 14,400 को एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे। और यही हमारे सवाल का सही उत्तर है नीलम शाहनी बेटा, कि भाई 18 से विभाज्य हो लेकिन 36 से नहीं हो। 18 से भाग 36 से नहीं होना, मतलब 18 के ओड मल्टीपल कितने हैं? तो मेरे बच्चे 3 मेरा आंसर होगा। देखिए बाबू, सवाल बहुत ही प्यारा है। कह रहा है जी इनका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के लिए जरूरी है कि 10 तो मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि जीरो नहीं है आखिरी में। 9 11 और 1, 9 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है, तो मैं 9 चेक करूंगा। 9 के लिए अंकों का जोड़ 6 1 7 2 9, 3 2 5 4 9, 5 2 7 और 2 9, 2 2 4 4 8 और 1 9, 9 गया 6 1 7 2 9, 3 2 5 2 7 2 9। 9 से सारे भाग हो रहे हैं मेरे बच्चे। ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि सी और डी में कोई भी 9 का मल्टीपल है ही नहीं। आइए भैया, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए यार, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आंसर उसी के आधार पे दिया रहता है, तो समझाता हूं। ए की पावर m हो प्लस में 1 हो, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ए की पावर n हो प्लस में 1 हो। और अगर आपसे सवाल में कहे कि भाई इनका एचसीएफ ढूंढ के बताइए क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इनका एचसीएफ होगा ए की पावर एचसीएफ ऑफ m एंड n प्लस 1। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ हो जाएगा। हाँ जी। वहीं पे अगर दोनों केसेस में माइनस हो, यहां पे भी माइनस हो, यहां पे भी माइनस हो, तो यहां पे भी फिर आपका माइनस आएगा। इसको थोड़ा और नजदीक करके लिख देता हूं। तो यहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों माइनस आ जाएगा। ए की पावर m प्लस माइनस 1 हो, वहां पे भी प्लस माइनस 1। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है दोनों में तो माइनस आएगा। दोनों में या तो प्लस होगा या माइनस होगा। इसी आधार पे सवाल दिया। अब हमने जो यहां सीखा उसी का इंप्लीमेंट करना है कि यार यहां 1 चाहिए सर, 1 होगा तभी सेटिंग बैठेगी, 1 नहीं है तो सेटिंग नहीं बैठेगी। तो क्या करें? नो को हम लिखते हैं 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 यहां है, यहां कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचा 3 की पावर 27 माइनस 1, एंड यहां पे भी 3 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचा मेरे बच्चे 3 की पावर 36 माइनस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालते वक्त हम क्या करते हैं कि जो कॉमन आ रहा है उसे हटा लो। 3 की पावर 2 यहाँ, 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 कॉमन आ गया। और जो बाकी बच गया उसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है। बाकी क्या बच गया सर? ये वाली कहानी बच गई, ये और ये। देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो वही कहानी हो गई जो यहाँ थी कि 3 की पावर 27 माइनस 1 और 3 की पावर 36 माइनस 1। सर इसका एचसीएफ क्या होगा? तो सर इसका एचसीएफ जो होगा वो बेसिकली 3 की पावर एचसीएफ ऑफ 27 एंड 36 हो जाएगा,
-1। 27 36 का HCF 9 होगा तो 3 की पावर 9 माइनस 1 मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। तो ये आएगा 3 की पावर 9 माइनस 1। 3 की पावर 2 को इससे गुना करेंगे 3 की पावर 11 हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड होती है, और 3 की पावर 2 को 1 से करेंगे 3 की पावर 2 यानी 9। तो मेरा आंसर आएगा 3 की पावर 11 माइनस 9, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर। आइए जी, कहता है यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम n है, पहली 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम n है। बड़े ध्यान से समझना यार, इस पे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, पेपर में आने आपके। कहता है 110 लगातार संख्याएं, यानी a गुना 2 गुना 3 गुना 110। तो 110 संख्याओं में इनका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है मेरे बच्चे n। अब कह रहा है जी 110 के बाद हम लेना चाह रहे हैं 115 तक। अगर हम 115 तक लेना चाह रहे हैं तो कौन कौन सा नंबर मिला दे रहे हैं? 111, 112, 113, 114, 115, ये 5 संख्याएं हम और ले रहे हैं। कह रहा जी अब इनका एलसीएम बताओ। तो मेरे बच्चे सबसे पहले बताओ कि 111 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 37, कईयों बार बता चुका हूं। आप कहेंगे हाँ, तो 37 भी पीछे मौजूद होगा और 3 भी पीछे मौजूद होगा, तो वो ऑलरेडी एलसीएम में आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। 112 को क्या लिख सकते हैं सर? 4 गुना 4 दूनी 8, 4 ती 12 है। क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? 4 दूनी 8, 3 में 4 8 32। बिल्कुल ठीक है। तो 4 भी पीछे आ चुका है और 28 भी पीछे आ चुका है, ये ऑलरेडी एलसीएम में शामिल है। 113 नंबर जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों होता है प्राइम नंबर। 113 क्या होता है? प्राइम नंबर। तो 113 पीछे कहीं पे भी नहीं आया हुआ है, तो 113 अलग से आ गया, तो इसका मल्टीपल लेना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब देखते हैं 114। हाँ सर 2 से भाग जा रहा है तो 2 गुना 57 आया, और ये मेरे बच्चे पीछे आ चुका है 57 भी और 2 भी। 115 के भी 2 फैक्टर बनेंगे, दोनों 110 तक आ चुके हैं। यानी जब 115 तक की कहानी लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 113 ही एक ऐसा नंबर होगा जो पीछे नहीं आया होगा, क्योंकि 113 प्राइम नंबर है, इसके कोई टुकड़े होते नहीं है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो एलसीएम नया बनेगा वो n गुना 113 बनेगा, यानी 113n। दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका यहां सही उत्तर होगा। आइए बाबू, इसकी फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चे 3/9, इसकी 3/90। भाई जितने पे 12 उतने 9 नहीं, उतनी 0। इसकी हो जाएगी मेरे बच्चे 3/10। ये हो जाएगा मेरे भाई 3/100। आपने कहा सर मामला सेट है। सर अब ये बताओ कि हमें इसका क्या चाहिए, एलसीएम या एचसीएफ? तो सर हमें इसका चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का बेसिक फंडा रहता है, फ्रैक्शन अगर है तो ऊपर वालों का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3 3 3 3, वो ऊपर 3 3 है, और बटे में लिखते हैं मेरे बच्चे एचसीएफ ऑफ 9 90 10 100। मेरे बच्चे इन चारों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे एक ही कॉमन आ रहा है सर, और कुछ कॉमन है ही नहीं। और इन सब का एलसीएम क्या होगा? 3, तो एलसीएम आया 3, और नीचे कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि 9 और 10 में कुछ कॉमन थोड़ी है ना। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इन सब का जो एलसीएम निकल के आएगा वो 3 आएगा। इन सब का एलसीएम क्या निकल के आएगा? 3 आएगा। वैसे भी एक बेसिक समझ है कि यार ये सारी फ्रैक्शन जो भी बनेगी ऊपर तो 3 ही रहेगा, नीचे कुछ भी रहे तो एलसीएम होता है जो इन सबसे भाग चला जाए। तो ऊपर 3 है तो मतलब 3 ही इनका एलसीएम हो जाना। बताइए, कह रहा है यार दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 24 गुना है, यानी मेरे बच्चे एचसीएफ अगर एच है तो एलसीएम जो होगा वो 24 गुना यानी 24h। सवाल में कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम दोनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे तो एच और 24h कितना आएगा? 25h। तो कहता है जी ये बराबर है 375 के। काटोगे मेरे बच्चे तो एच की जो वैल्यू आएगी वो 25 से कम 25 आएगी, और 25 5 125 माफ करिएगा 15 आएगा। यानी आपका एचसीएफ निकल के आ गया 15। एचसीएफ निकल के आ गया मेरे भाई 15। एलसीएम हो गया 24 गुना 15। कह रहा है एक नंबर 45 है तो दूसरा नंबर ज्ञात करिए। आप ये बात जानते हैं कि सर एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है।
तो एलसीएम एचसीएफ है आपका 15, एलसीएम है 24 गुना 15, एक नंबर है 45। तो मेरे भाई कह रहा है दूसरा नंबर बताइए क्या होगा। तो देखिए यार, 15 से काटेंगे 3 आया, 3 से काटेंगे 5 आया, 24 5 120, यानी दूसरा नंबर जो निकल के आएगा मेरे बच्चे वो 120 आएगा। क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पाए कि नहीं? यही आपसे पूछा हुआ था। अगर मेरे बच्चे में स्टूडेंट होता और इस सवाल पे अप्रोच करता तो इस तरह नहीं करता जो मैंने किया। अगर एज ए स्टूडेंट मुझे इस सवाल को अप्रोच करना हो तो मैं कैसे करता हूं, समझिए। देखिए, इससे पहले मुझे बेसिक जानना जरूरी है कि भैया एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। तो आप कहेंगे कि सर बेसिकली कहानी ये होती है कि अगर एचसीएफ दो संख्याओं का मैं एच मान रहा हूं तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात उनका मैं एक्स अनुपात वाई ले लूंगा, तो एक्चुअल में वो दोनों संख्याएं हो जाएंगी एच एक्स और एच वाई। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात होगा। और अगर मेरे बाबू में इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट पूछ लूं तो एच इंटू एक्स इंटू वाई, ये होगा प्रोडक्ट। यानी एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई ये हमारा प्रोडक्ट होगा। और मेरे ना, मैं गलत बोल रहा हूं, माफ करना। अगर मेरे, माफ करना भाई, मैं गलत बोल गया, दोबारा माफी का साथ, कहीं और कुछ और दिमाग में चला गया था। मैं कह रहा हूं कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है और उनका अनुपात एक्स अनुपात वाई है तो संख्याएं होंगी एच एक्स एच वाई। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई एलसीएम लो इनका, तो एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे एच, तो जो कॉमन आ रहा है वो इंटू एक्स इंटू वाई। और ध्यान ये रखिएगा हर हाल में कि एक्स और वाई ऐसे दो नंबर है जिनपे कुछ भी कॉमन नहीं आता, को प्राइम नंबर है, ध्यान रखना, आना जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। और हमें सवाल में कह रहा है कि जो इसका एलसीएम है, एक्चुअल में इसका जो एलसीएम है वो इसके एचसीएफ का 24 गुना, ये बात हमें सवाल में कह रहा है। तो 24 गुना है तो मतलब एचसीएफ का एचसीएफ है तो इसका 24 गुना। तो अगर मैं थोड़ा सा ब्रिलियंट बच्चा होता तो मैं ये सब कैलकुलेशन नहीं करता, मैं सीधा सीधा ये समझ जाता कि सर जो दोनों नंबर है एक्स और वाई, हर हाल में यहां कुछ और नहीं दे रहा, वो ये कह रहा था कि एक्स इंटू वाई 24 है। अगर मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ा होता और कॉन्सेप्ट की मुझे समझ होती तो मैं सवाल को इतना लंबा नहीं लेके जाता, मैं सीधा कहता कि जो उन दोनों संख्याओं का अनुपात है, जो उन दोनों संख्याओं का अनुपात है उनका प्रोडक्ट 24 है। अगर आप मुझसे क्लास में पढ़े हुए होते, मेरे नए बैच में पढ़े हुए होते या पुराने बैच में पढ़े होते, तो मैं चीजों को किस तरीके से समझाता हूं वो आप जानते। देखिए, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप चीजें कर पाएंगे। अब आपको पता है कि एक्चुअल में दो संख्याएं, एक संख्या 45 है, दूसरी क्या है ये हमें पता करनी है। ये तय है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात जो होगा उसका प्रोडक्ट एक्स अनुपात, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 24 है। अब मैं ऑप्शन पे नजर मार रहा हूं तो मुझे पता है चारों ही ऑप्शन मेरे 45 से बड़े, चारों ही ऑप्शन मेरे 45 से बड़े। अगर मैं ऑप्शन से जाऊं, ऑप्शन से खेल सकता हूं, या फिर मैं क्या करूंगा, इनका अनुपात मान लो 1:24 ले सकता हूं, 2x12 ले सकता हूं, 3x8 ले सकता हूं, 4x6 ले सकता हूं। आप कहेंगे सर ये और ये नहीं हो सकते क्योंकि 2 और 12 में कॉमन आता है, 4 और 6 में कॉमन आता है। या तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात 1:24 होगा या 3:8 होगा, आंख बंद करके कह दो। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बात, आपकी बात से मैं सहमत हूं। सर 1:24 नहीं हो सकता क्योंकि अगर 1:24 है तो ये संख्या 1 होगी तो 24 होगी, तो यानी 1 यूनिट 45, तो 24 यूनिट, 24 गुना 45, आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा जो दे ही नहीं रखा। तो फिर हर हाल में रेशियो है 3:8, यानी ये संख्या 3 होगी मेरे बच्चे, तो ये 8, तो 3 यूनिट 45, तो 1 यूनिट 15, तो 8 यूनिट 15 8 120, यानी 1-2 सेकंड में ही आप सवाल को ब्रेक कर देंगे। अगर आप मुझसे पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्चुअली आप चीजों को समझते हैं, तो विद इन 2 to 5 सेकंड यू कैन ब्रेक द क्वेश्चन वेरी वेल। क्योंकि जब उसने ये बात कही ना कि एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना है, इसका मतलब मेरे को ये कहना चाह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अनुपात आ रहा है उन दोनों अनुपात का प्रोडक्ट 24 है। तो मुझे 24 के ऐसे दो टुकड़े करने जिनमें कुछ कॉमन नहीं आए, को प्राइम नंबर हो, क्योंकि रेशियो में कुछ कॉमन नहीं आता। तो दो ही टुकड़े बने, 1 और 24, 3 और 8। 1:24 इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि एक यहां ले लूं तो ये 24 हो जाएगा, 45 गुना 20 ये 900 होता है, तो 24 करूंगा तो मेरे बच्चे बहुत बड़ा उत्तर आ जाएगा जो ऑप्शन में है ही नहीं। हर हाल में 3:8 है, तो 3 यूनिट 45, 1 यूनिट 15, तो 8 यूनिट 15 28, मात्र 2 से 3 सेकंड में सवाल ब्रेक हो जाएगा। इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ना, जो मैं अपने बैचेज में पढ़ाता हूं। आप आइए, ये मेरे प्यारे बच्चों लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन है जो आपको समझने चाहिए, ध्यान से देखिएगा।
क्या गिर गया मालूम है? सवाल में कह रहा है दो नंबर, एक x और एक 221 है। एक नंबर x है और एक नंबर 221 है। मेरे प्यारे बच्चों 221 के टुकड़े करोगे तो 13 गुना 17 हो। बिल्कुल ठीक है। अब x क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आएगा। तो HCF के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? सर दोनों ही संख्याओं का HCF एक आ सकता है। भाई दोनों में कुछ कॉमन ना आ रहा हो, एक हो सकता है। या दोनों में 13 कॉमन आ सकता है, या 17 कॉमन आ सकता है, या 221 कॉमन आ सकता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आपका HCF कुछ नहीं हो सकता। फिर से समझाता हूं। दो संख्याएं, एक x है एक 221 है। या तो आंसर HCF 1 हो सकता है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन आए तो 1 आएगा। या यहां 13 है तो यहां पे भी 13 का मल्टीपल हो 13 आ जाए। यहां 17 है तो यहां पे भी 17 का मल्टीपल हो आ जाए। या यहां 13 गुना 17, यहां पे भी 13 गुना 17 कोई मल्टीपल हो तो 221 HCF आ जाएगा। यही मेरे पास तरीके हैं। अब सवाल में कह रहा है इनका जो HCF है वो इस फॉर्मेट में है 3x माइनस 187। ये है मेरा HCF। अब HCF क्या है सर? एक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों में HCF एक ले लूं तो आप जानते हैं कि 187 और एक 188, और 188 3x के बराबर तो 3 से भाग जाना चाहिए। 8 और 1 9, 3 से भाग नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर मैं HCF 1 रखूंगा तो 3x की वैल्यू आएगी 188, और ये मेरे राजा 3 से कटेगा नहीं। तो इसका मतलब HCF 1 नहीं हो सकता। आप कहें क्यों नहीं कटेगा और काटना क्यों जरूरी है? तो मेरे बच्चे इस बात को समझो कि x एक नंबर है और वो नंबर इंटीजर होगा। आप कहें हम तो नहीं मान रहे इंटीजर, अब बता क्या करेगा? मत मानना राजा, ये तो बता के सारे ऑप्शन तो इंटीजर में है, अब तो मानेगा कि इन चार से एक छाटना है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है सर। सर क्यों ना आप ऑप्शन से करा दो कुछ? मैं ऑप्शन से करा देता हूं भाई, क्या दिक्कत है? 13 लेते हैं। अगर मैं यहां 13 ले लूं HCF, तो मेरे बच्चे 13 और 187 को जोड़ोगे 200 आएगा। 200 3 से भाग जाएगा ही नहीं किसी हालत में। ये भी आंसर नहीं होगा। सर 17 हो सकता है। हाँ करके देखते हैं। 7 7 4 मतलब 7 7 14, माफ करिएगा। 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2, 204। 204 3 से भाग जा रहा है। हाँ सर जा रहा है। 3 6 18, 2 4 3 8 24, यानी x की वैल्यू 68 ले लेंगे तो ये 3 से गुना करेंगे 68 को, 204 आ जाएगा। और 68 मेरा ऑप्शन में भी है, तो क्यों मैं आगे परेशान हूं? मेरे लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट आजकल आने लग रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए यार, x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 19 20 और 25 से विभाजित करने पर 4 5 और 10 शेषफल बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे 19 20 और 25 का एलसीएम लेना हो। आप कह रहे हैं सही है बात सर, अगर मुझे इनका एलसीएम लेना है तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो तय है कि 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है। बिल्कुल ठीक है। ये प्राइम नंबर है तो इसका प्रोडक्ट ही एलसीएम बनेगा, तो यानी इनका एलसीएम होगा 1900। आपने कहा ठीक है सर, मानते इस बात को। अब हर बार रिमाइंडर डिफरेंट है। 19 में 4 गया 15, 20 में 5 गया 15, 25 में 10 गया 15, यानी कॉमन रिमाइंडर 15 आया। 15 घटाना होगा कॉमन रिमाइंडर, तो आंसर आया 1885। यानी 1885 वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसको ऐसे ऐसे भाग देंगे तो ये रिमाइंडर बनेगा, और यही वैल्यू आपकी x है। अब कह रहा है आगे y संख्या 24 32 और 48 का HCF है। कहता है 24 32 और 48 का मेरे प्यारे बच्चों एक नंबर है HCF, और इस HCF का नाम ही हमने y दिया। तो इनका HCF निकालते हैं। तो सर 24 32 48, 8 से भाग जा रहा है। 8 या 24, 8 चौक 32, 8 छिंग 48, और मेरे बच्चे HCF 8 आ गया। आप कहें क्यों? क्योंकि 8 गुना 3 बना। मेरे बच्चे ये 3 से भाग हो नहीं रहा, 8 से सारे भाग हो रहे, तो HCF 8 हो गया। इसी का नाम है y। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है x की वैल्यू लिखो, तो x की वैल्यू भैया 1885 माइनस y क्यूब करो। y की वैल्यू 8, 8 का क्यूब हुआ 512। 5 में 2 गया 3, 3 जिसका यूनिट डिजिट है वही मेरा आंसर, यानी ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, बहुत ही खूबसूरत सवाल है एलसीएम एचसीएफ का। लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, जानिए इसे ध्यान से। सवाल में ये कह रहा है, जो जो चीजों पे मैं हाईलाइट करूंगा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है भाई 13 A B एंड C ये 4 नंबर है और चारों अलग अलग नंबर है। 13 A B C 4 नंबर है, चारों अलग अलग है। पहली चीज, यानी
इस बात से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बात का क्या अर्थ है, तो आप ये कहेंगे कि भाई चारों नंबर अलग अलग हैं सर। तो आप इस बात से ये समझ जाइए कि ए, बी और सी किसी का भी मान 13 नहीं हो सकता, क्योंकि 13 हो जाएगा तो 13 से अलग है सारे, उसने खुद ही लिखा है, तो 13 के बराबर कैसे हो सकता है। फिर कह रहा है हर पेयर का एचसीएफ 13 है। पेयर क्या है? 3 है, यानी पहला पेयर है 13 और ए, दूसरा पेयर है मेरे बच्चे 13 और बी, तीसरा पेयर है 13 और सी। यानी वो ये कह रहा है कि इसका एचसीएफ भी 13 है, इसका एचसीएफ भी 13 और इसका एचसीएफ भी 13। यानी ये तय हुआ कि ए, बी और सी जो होंगे वो 13 के मल्टीपल होंगे। ये भी 13 का मल्टीपल होगा, ये भी 13 का मल्टीपल होगा, ये भी 13 का मल्टीपल होगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ पाए? शुभम प्रजापति जी कह रहा है 2025 का बैच कब तक आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, तो मतलब मेरा ए, बी और सी ये तीनों ही नंबर ऐसे होंगे जो 13 के मल्टीपल होंगे। यानी ए भी 13 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, बी भी 13 का मल्टीपल होगा, और सी भी 13 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। क्योंकि अगर ये 13 के मल्टीपल नहीं होंगे, मान लो ये 13 गुना कुछ नहीं होगा, तो इनका एचसीएफ 13 आएगा ही नहीं। एचसीएफ 13 तभी आएगा जब ये भी 13 से भाग जाए और ये भी 13 से भाग जाए। बिल्कुल ठीक है। अब अगली लाइन उसने क्या बोल दी हमसे? उसने कहा कि सर इस बात को ध्यान देना कि ए, बी और सी जो है वो हर एक की वैल्यू 60 से छोटी है, जहां ए, बी, सी प्रत्येक 60 से कम है। यानी 13 के मल्टीपल तो है एबीसी, लेकिन उनका मान 60 से छोटा होना चाहिए। अब अगर 60 से छोटा होना चाहिए तो 13 के पहाड़े पढ़ो, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चुकू 52, 13 पांजे 65, 13 छः 78। लेकिन सर उसने कहा कि 60 से तो ऊपर जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सब कहानियां तो गलत है आपकी। और ए, बी, सी का मान 13 इसलिए नहीं हो सकता कि आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, तो ए, बी और सी का मान अलग अलग है, तो 26, 39, 52 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब उसने एक बात और भी कही, क्या? कि राजा इस बात को समझियो कि सी सबसे बड़ा है, फिर बी है, फिर ए है। यानी सी सबसे बड़ा, उससे छोटा बी और उससे छोटा ए है। आई अब तो भैया क्या ले? तो हम जब वैल्यू ही 26, 39, 52 ले सकते हैं, तो नेचुरल ए की वैल्यू 26 होगी, बी की 39 और सी की 52, क्योंकि सी मुझे सबसे बड़ा चाहिए। अब मुझसे सवाल में कहा ए प्लस सी, तो भैया 26 जमा 52 को जोड़ोगे तो आएगा 78, और बटे में करना है बी, बी की वैल्यू मेरे बच्चे 39, तो कैलकुलेशन करोगे तो 39 दूनी 78, 2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सवाल में कह रहा है कि एन, एन प्लस 10, एन प्लस 20, एन प्लस 25 और एन प्लस 26 के लिए कितने भिन्न भिन्न एचसीएफ संभव है? कहता है कितने एचसीएफ संभव है जहां एन एक प्राकृतिक संख्या है। कहता है कितने इनका एचसीएफ क्या क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। अब यहां एक बात समझिए, एक सवाल आपसे पूछा कि भाई दो नंबर है, एक नंबर है एन और एक नंबर है एन प्लस 25। तो सवाल ये पूछा गया कि भाई ये बताओ इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने क्लास में आपको बताया कि एचसीएफ निकालने के 3 मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड एंड थर्ड वन इज डिफरेंस मेथड। तो दो संख्याओं का जो डिफरेंस होगा, या तो वो खुद ही एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो इनका डिफरेंस 25 है, तो 25 के 3 फैक्टर होते हैं, 1, 5 और 25। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसके एचसीएफ 3 हो सकते हैं, 3 पॉसिबल हो सकते हैं, 3 आंसर संभव है, 3 पॉसिबल आंसर है ना। एक आपके पेपर में सवाल पूछा एन और एन प्लस 240, बताइए इनके कितने एचसीएफ हो सकते हैं, इनके कितने एचसीएफ हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों दो संख्याएं दे रखी हैं, तो या तो उन दो संख्याओं का अंतर एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर। तो 240 के कितने फैक्टर हैं वो सारे मेरे आंसर हो सकते हैं। तो 240 के फैक्टर निकालने हैं, तो 240 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 8 × 24, 80 × 3, और 80 को लिख सकते हैं 16 × 5, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5। तो फैक्टर ढूंढने के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं, 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2 और 1 में 1 जोड़ा 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसमें टोटल फैक्टर हुए 20। इसका मतलब यहां 20 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, 20
पॉसिबल आंसर होंगे, 20 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके 20 आंसर हो सकते हैं, है ना। अब आपके सवाल पर आते हैं ओरिजिनल में। कह रहा जी एक नंबर है n, एक नंबर है n+10, एक नंबर है n+20, एक नंबर है n+25 और एक नंबर है n+26। इनका HCF क्या हो सकता है? तो मेरे बच्चे जब भी दो या दो से ज्यादा संख्याएं, दो तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन अगर दो से ज्यादा संख्याएं दे रखी है तो ऐसे केसेस में हमेशा एक नियम पकड़िए, उन दो संख्याओं को ढूंढिए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है। इनके बीच का डिफरेंस 10, इनके बीच का भी 10 है, इनके बीच का डिफरेंस 5, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस है 1। n+25 और n+26 के बीच का डिफरेंस कितना आया? 1। तो जो डिफरेंस सबसे छोटा है, या तो मेरे प्यारे बच्चों वो खुद इनका HCF होगा या उसका फैक्टर। अब डिफरेंस निकल के ही 1 आया बाबू, तो 1 के कितने फैक्टर होंगे? तो सर 1 के फैक्टर होंगे अक्षय भाई, 1 ही फैक्टर होगा, यानी मेरे बाबू इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि डिफरेंस 1 है और 1 का कोई फैक्टर होता नहीं, 1 ही होता है, तो आंसर 1 है। आइए भाई, भाई डिटेल में समझना, क्लास में देखिए, यहां मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपको कुछ चीजें आनी भी चाहिए। इस सवाल में कह रहा है P इज ए प्राइम नंबर देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ HCF। कहता है P अगर एक प्राइम नंबर है तो इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो कुछ और नहीं P ही होगा। इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो P ही होगा, यानी जो प्राइम नंबर है वो। और ये है मेरे प्यारे बच्चों एक प्राइम नंबर, P इज प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक फैक्टर 1 हो और एक फैक्टर वो नंबर खुद हो। तो यानी P के दो ही फैक्टर होंगे यहाँ, अगर इसके दो फैक्टर हुए तो इसके कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं मेरे बच्चे? 2, यानी इसके HCF 2 ही संभव है। हाँ या ना, बताइए जी। कहता है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, कंजुगेटिव नंबर है ABC। तो ABC 3 लगातार नंबर ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5, 6 और 7, तो आपने कहा सेट है मामला। कह रहा है जी इनका LCM दे रखा है n, इनका HCF कितने आ सकते हैं? तो LCM की जरूरत ही नहीं है, यहां पे हमें HCF ढूंढना है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर 3 लगातार नंबर लोगे तो मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी कहेगा पहला नंबर अगर मान लो A है तो दूसरा नंबर आप A+1 लोगे, उससे अगला A+2 लोगे। और अभी तो आप समझा रहे क्या कि जिन दो नंबर के बीच का डिफरेंस सबसे कम है उसको पकड़ो, तो डिफरेंस 1 आया, तो जो डिफरेंस होगा वही इसका फैक्टर मतलब HCF होगा, जो डिफरेंस होगा वही HCF होगा, या उसका कोई फैक्टर, तो डिफरेंस 1 है तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, मतलब इसका एक ही HCF संभव है, दूसरा कोई है ही नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? देखिए ये सवाल लेटेस्ट और आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 752, 1604 और 3095 को जब दो अंकों की संख्या से भाग दिया जाता है, इस पॉइंट को समझना, व्हेन 2 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर x देन रिमाइंडर इन ईच केसेस y। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई इन संख्याओं को जब किसी दो अंकों की संख्या से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, अगर आप पढ़े हुए नहीं है तो, कि मेरे बच्चे ऐसे जितने भी नंबर हो उन सबको सीक्वेंस वाइज लगा लो, n1 n2 n3 n4 नंबर लगा लिया, फिर क्या करो इनका डिफरेंस ले लो। तो जो इनके डिफरेंस का HCF निकल के आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वही आपका वो सबसे बड़ा नंबर होगा, वही आपका वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिसे आप इनसे भाग देंगे तो हर हाल में सेम रिमाइंडर ला के देगा। यानी जितने भी नंबर है उनको सीक्वेंस में लगाया, फिर उनका डिफरेंस निकाला, उन डिफरेंस का जो HCF होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, जिसे इसको भाग दो इसे इसे इसे, तो हर बार सेम रिमाइंडर बचाएगा। अब मेरे बच्चे की कहानी हम यहां स्टार्ट करते हैं। आइए, तो नंबर अपने पास जो दे रखे हैं वो है 752, 1604 और मेरे बच्चे 3095। हमें यहां क्या करना है मेरे बाबू? हमें यहां ये करना है कि हमें इन्हें वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन सबको डिवाइड करे तो हर बार सेम रिमाइंडर लाए। तो क्या करो, इनका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस आएगा 852, 8 7 15, 5 5, ठीक है। इसका डिफरेंस आएगा 5 में 4 गया 1 और 9 में से 0 गया, अबे क्या करवा रहे तुम, 5 में 4 गया 1, 9 में 0 गया 9 और 1491 है। अब मेरे प्यारे बच्चों जो डिफरेंस आया उनका HCF आपका आंसर होगा, यानी 852 1491, 852 1491 का आपको HCF निकाल। सर HCF कैसे ढूंढे? अब HCF तरीका, तो मेरे बच्चे HCF ढूंढने का एक आसान सा तरीका बताया, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड या फिर डिफरेंस मेथड। मैं यहाँ डिफरेंस मेथड इस्तेमाल कर लेता हूं। अगर डिफरेंस निकालूंगा तो 11 में 2 गया 9
और 8 में 5 गया 3 और 14 में 60 गया 639 आया। तो 639 एचसीएफ हो गया, 639 का फैक्टर होगा। अब 639 से भाग तो जा नहीं रहा, क्योंकि एक पे तो कम रह जाएगा और 2 पे ज्यादा हो जाएगा। तो भैया इसके फैक्टर करते हैं, तो 9 से भाग जा रहा है, तो 9 साते 63, 9 एकम 9। अच्छा, हमें जो मजे वाली बात ये थी कि हमें जो ढूंढना था वो 2 डिजिट का नंबर ढूंढना था, और 2 डिजिट का यही फैक्टर बन रहा है इसका, क्योंकि 71 के टुकड़े होंगे नहीं, 71 प्राइम नंबर है, और 9 से इसे गुना करोगे 9 के टुकड़े करके 3 से, तो ये 2 अंकों का नहीं 3 अंकों का हो जाएगा। हमें 2 अंकों का चाहिए, तो 71 ही आया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि इनका एचसीएफ 71 है इन दोनों नंबर का, तो 71 ही मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा नंबर होगा 2 अंकों का, जिसे आप इसे भाग दो, इसको भाग दो, इसको भाग दो, हर हाल में सेम रिमाइंडर आएगा। अब कह रहा है जी जो रिमाइंडर आ रहा है वो भी निकालो, तो 752 को 71 से भाग दोगे, लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। तो 71 एकम 71 जाएगा, बचा कितना मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे जी 4 बचा तो शेषफल आ गया 42 रे ढक्कनों, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मेरे बच्चे y की वैल्यू आ गई 42, तो 42 दूनी कितना हो गया जी 84, और x की वैल्यू आ गई वो बड़े से बड़ा नंबर 2 अंकों का 71, 71 को 3 से क्या 3 एकम 3, 3 साते 21, घटाओगे भैया 13 में 4 गया 9, 9 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन का है, दैट इज डी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मजबूत तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन करके पढ़ते रहिए, हैं। एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप इतनी सीरियसली पढ़ते रहेंगे। लेकिन आप पीडीएफ की जगह मेरे बच्चों कोशिश करिए, मन करके यहीं पढ़ा जाए। वीडियो रोकी, सवाल किया 30 35 40 सेकंड, फिर दोबारा वीडियो देखी। तो इसी तर्ज पर काम करते रहिए, और भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि एफर्ट कंटिन्यू रहे। नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।